मेरे प्यारे सर स्वागत है आप सभी लोग के आज के यहाँ से इस इम्पोर्टेंट क्लास में। यहाँ से आप लोग के फिजिक्स के 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को पूरा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास, अपने मित्र के पास। और यहाँ से इस क्लास में आप लोग के 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोग को इसी क्लास में याद हो जाएंगे। यानी तो लोग रटे ला जा ना, सिंपल भाषा में कहीं तो लोग रटे ला जा, लेकिन रटवा जाना तो लोग बढ़िया से याद कर ले जा, सिंपल आसान तरीका से। तो आप लोग बस एक काम करना है कि इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्तों जो है ना वो याद कर ले और वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लावे। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों चलते हैं। आप लोग के फिजिक्स का सबसे पहला सवाल है, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि चालक की जो धारिता होता है ना, धारिता, इसको आप लोग को क्या समझते हैं? चालक की धारिता से आप लोग क्या समझते हैं यह बताना। देखिएगा, चालक की धारिता से हम यह समझते हैं बाबू लोग ना कि यदि किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो वहां से उसका विभव बढ़ जाता है। देखिए लिखा गया है ना कि जब किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तब उसका विभव हमारा बढ़ जाता है। और यह पाया गया है कि चालक के विभव में जो वृद्धि होता है ना वह चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। मतलब इतना समझिए ना कि हम लोग का जो आवेश होता है ना वह विभव पर डिपेंड करता है। मतलब कि ऐसे कि जितना आवेश दीजिएगा ना उतने विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है कि चालक के धन आवेश दिया गया है तो उसमें विभव में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है। तो हम लोग क्या यहाँ से निकालेंगे कि आवेश दिए हैं तो विभव बढ़ा है, ठीक है ना। हम यहाँ से निष्कर्ष यह निकाले हैं कि आवेश देने पर विभव बढ़ा है। एक मतलब कहीं ना कहीं आवेश जो है वो विभव के समानुपाती है, यही ना। कहीं ना कहीं जो मेरे प्यारे साथी वो आवेश है वो विभव के समानुपाती है, तभी ना आवेश देने पर विभव हमारा बढ़ गया। और सिंपल भाषा में आप लोग समझिए कि जो धारिता होता है वो किसी का कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कैपेसिटी। जैसे आप लोग कोई से बर्तन, सामान, कोई चीज़ कीन के लाते हैं तो उसका कैपेसिटी होता है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कोई मेरा मेमोरी हो गया, ठीक है ना, इसका कैपेसिटी है 64 GB, 128 GB, समझ गए ना। हो सही वह क्या है? कैपेसिटी होता है। तो यहाँ बताया गया कि जो आवेश होता है ना बाबू वह हमारा क्या होता है? विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। और यही यहाँ पर लिखा गया है जो हमारा आवेश दिया गया है ना, देखिएगा जो यहाँ पर आवेश दिया गया है, यहाँ पर देखिए हम मान लीजिए क्यू आवेश दिए तो उसमें हमारा जो विभव में होगा तो क्यू हम लोग का समानुपाती भी हो जाएगा। हाँ, ओकर बाद आप लोग का क्यू बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह तो बराबर, और यहाँ से वो सी आएगा और वी हो जाएगा। तो क्यू बराबर हम लोग का सी भी हो गया। और यहाँ से हमारा सी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना यह हमारा क्यू बटा वी हो जाएगा। और यही सी हमारा क्या है? धारिता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि जो हमारा सी होता है ना चालक का एक नियतांक होता है। इसे चालक का आकार, क्षेत्रफल और उसके चारों ओर के, ठीक है ना, माध्यम और उसके निकट रखी अन्य वस्तुओं के प्रभाव पर डिपेंड करता है। समझ गए ना। यह जो आप लोग हम लोग का सी देख रहे हैं ना, यह आप लोग का जो सी होता है उसके एरिया, उसके आकार, उसके समीप रखा हुआ माध्यम पर डिपेंड करेगा। यह आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा सी होता है ना वो हमारा आवेश और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारा यहाँ से C बराबर Q बटा V हो गया तो हमारा जो C है वह आवेश पर डिपेंड नहीं करेगा, जो हमारा C है विभव पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि जितना आवेश बढ़ेगा, ठीक है ना, उतने विभव बढ़ जाएगा। अनुपात हमेशा सेम रहेगा। समझ गए ना? क्या होगा? अनुपात सेम रहेगा। देखिएगा जैसे हम बताते हैं कि यहाँ 2 बाटा में हम 4 करते हैं, ठीक है ना, 2 बाटा में 4 करते हैं तो एकड़ हम लोग का वैल्यू कितना आएगा? देखिए आप लोग को दिखाते हैं, 2 बटा 4 करेंगे। चलिए रुकिए, हम आप लोगों को यहाँ से 1/2 दिखाते हैं तो 1/2 का वैल्यू कितना होगा? 0.5 होगा ना। हाँ, यदि हम एकड़े के बढ़ा दें, 2 गुना से कर दें तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 का भी वैल्यू कितना होगा? 0.5 होगा। देख रहे हैं ना, 1/2 का भी वैल्यू इतने है, 2/4 का भी वैल्यू इतने है। यानी जो हमारा Q और V जो है ना यह डायरेक्टली समानुपाती होता है। मतलब Q बढ़ेगा ना तो V बढ़ जाएगा, तो अनुपात सेम रहेगा। तो जो हमारा C होता है ना वह आवेश और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा
हमेशा उसके आकार, क्षेत्रफल और चारों ओर के जो माध्यम होता है ना, चाहे निकट रखी वस्तुओं पर डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न आता है बाबू लोग, देखिएगा 2 नंबर बोला गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। देखिए बोला गया है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? रो बराबर मेरे प्यारे साथियों Q बटा V होता है। यानी एकांक आयतन में जितना आवेश आप लोग रख दीजिए, समझ गए ना। मतलब इतना कहे के मतलब ना कि तो लोग एकांक आयतन में जितना आवेश रख दे, बुझा गया ना। कहे के मतलब एक और सिंपल तरीका से कि तू 1 रुपया में जितना सामान किन लो, बुझा गई। 1 रुपया में चाहे 1000 में, मतलब 1 यूनिट, ठीक है ना, मतलब 1 यूनिट में जितना आप लोग का आवेश रख दीजिए तो वही हो गया आयतन घनत्व। मतलब एकांक आयतन में जितना आवेश आप लोग भर दीजिए वही कहलाएगा आवेश का आयतन घनत्व। अब यहाँ से देखिएगा बाबू लोग, हम लोग मात्रक का बात कर लेते हैं। तो मात्रक यहाँ से हो जाएगा कूलम्ब, ठीक है ना। प्रति का मीटर क्यों हो जाएगा, हो गया। तो आप लोग का यहाँ से हो गया, ठीक है ना, परिभाषा हो गया। और बोला गया है SI मात्रक, तो यहाँ से हो गया SI मात्रक हो गया हम लोग का। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है, देखिएगा कि ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाइए। देखिए क्या बोला गया है कि प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली में तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में जो क्षय होता है इसे ताम्र क्षय कहते हैं। मोबाइलवा चलावे जाता, मोबाइलवा गर्म होला कि ना होला, पहले बताओ जाओ। पहले हमारा के ई बताओ जा कि मोबाइलवा चलावेला जा, बाबू सोना से बतियावला जा, दिन रात मोबाइलवा गरम होला कि ना होला। PUBG गेम खेलला जा, फ्री फायर खेलला जा, तो मोबाइलवा गरम होला कि ना होला। कह कि सर जी गरम तो होला। गरम होके के मतलब का हीट निकलता। और हीट कहाँ से होता? हीट कोनो आसमान में थोड़े फड़ेला कि अपना मने आ गई। हीट क्या हुआ कि जो आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह आपके हीट में चेंज हो रहा है और वही आपका ताम्र क्षय है। समझ गए ना, वही क्या है बाबू, ताम्र क्षय। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है, सौर सेल को समझाइए। बाबू इतना सौर सेल आप लोग आजकल, मतलब आजकल आप लोग सौर सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं। सौर सेल हमारे छत पर लगता है जो कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, सौर ऊर्जा जो रहता है ना, जो सौर ऊर्जा रहता है, जो सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा रहता है वो सौर ऊर्जा रहता है। तो हम लोग का सौर सेल क्या करेगा, मतलब सूर्य के प्रकाश से हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे देगा। समझ गए ना। और इससे क्या होता है, बनाने का फायदा यह होता है ना कि हमारा वायु प्रदूषण, जो हमारा ओजोन परत का क्षय होता है यह बहुत ना के बराबर हो जाता है। देखिएगा अब मान लीजिए बाबू कोई चीज़ है हम लोग का इलेक्ट्रिकल हो गया। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन, पहले के ज़माने में जो ट्रेन चलते थे, हमको लगता है कि 2016 से पहले, ठीक है ना, 16 से हमको पहले लगता है, मतलब 13-14 से पहले, ठीक है ना, 13-14 से पहले जो ट्रेन चलता था वह आप लोग का कोयला पर चलता था। तो देखते होंगे मार धुआं निकलता होगा। समझ गए। तो अब क्या हुआ, सारा ट्रेन इलेक्ट्रिकल हो गया, प्रदूषण कम हो गया। अब आप लोग गाड़ी देख रहे हैं, वाहन देख रहे हैं कि जो हमारा आ गया है इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल गाड़ी में से देखते हैं धुआं निकलता है, नहीं निकलता है। तो सब चीज़ जो होता है मेरे प्यार साथियों, इलेक्ट्रिकल जो सौर ऊर्जा जो हमारा ये होता है ना, ये बहुत काम का चीज़ है। प्रदूषण बहुत कम कर देता है, बहुत कम समझिए कि हई मतलब ख़त्म कर देता है, बहुत कम का समझिए, मतलब समझिए एक तरह से ख़त्म कर देता है। वही बहुत इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ लिखा गया है कि जो सौर सेल होता है ना, सौर सेल एक हम लोग का यहाँ पर बताया गया है कि वो PN जंक्शन डायोड होता है। सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को, देखिए प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, बदलेगा। और यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समझ गए ना। मतलब हम लोग सौर सेल जो बोलते हैं ना, सौर सेल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यह ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि जो सौर सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। अब थोड़ा बोला है समझाने के लिए तो समझा देते हैं। अब समझाने में क्या करना, मान लीजिए बाबू लोग, तो लोग कहला जाए कि भैया हमारा इस समझ में नहीं, तनी बढ़िया से समझाई, ठीक है ना, चाहे तनी बढ़िया से समझा दे भैया। तो हम क्या करी ना, हम तो लोग एकदम सिंपल भाषा में और खखोर के बकोट के तो लोग हम समझाई ना, उहे काम तहिया करेगा। बाकी सौर सेल का हम मतलब डिफिनेशन दे देनी कि का हुए का ना। अब बोल दे सबसे समझावे के, तनी समझा देता नहीं क्या बोला। देखिए इस फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा गया सौर सेल होता है सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदल देता है, ठीक है ना। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में ससुरा चेंज करेगा, डायरेक्ट एकदम, मतलब बिना कोनो थर्ड पार्टी के। यहाँ देखिए यह एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उपलब्ध कराता है। नवीकरणीय और स्वच्छ मतलब कि अगर हम प्रदूषण होकर नहीं करता है। अब आप ही लोग सोच लीजिए, जितना फैक्ट्री चल रहा है, आप लोग मोटरसाइकिल बाइक जितना चला रहे हैं, कितना दुनिया भर के प्रदूषण निकल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। पेट्रोल का भी नुकसान हो रहा है, उसके बाद हम लोग का
एयर पोल्यूशन, ठीक है ना, एक प्रकार की विषैली गैस निकल रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझ गए ना। तो ये क्या करता है, सबको कम कर देता है। अब यहाँ लिखा गया इसका इस्तेमाल जो होता है घरों में, कार्यालयों में, पोर्टेबल उपकरणों, बिजली देने में करते हैं। सौर सेल जैसे ग्रीन हाउस जैसे में वायु प्रदूषण को कम करने में हम लोग का करता है मदद, समझ गए ना। आप लोग के घर में देखिएगा आजकल तो सौर सेल पे खाना भी बन जा रहा है, बैटरी चार्ज हो जा रहा है, आप लोग का घर में लाइट जल रहा है, समझ गए ना। आपके मोबाइलों चार्ज होने ही वही जाएगा, समझ गए ना, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। मतलब सौर सेल समझिए कि मतलब एक तरह समझिए ना कि वरदान है हम लोग के लिए, ठीक है ना, वरदान आप लोग कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं बाबू लोग। पांचवा देखिए यहाँ पर पूरा इंग्लिश मीडियम में लिख दिए हैं ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर लिख दिया ना, जो सोलर सेल होता है वह मेरे प्यारे साथियों एगो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा क्या के, देखिएगा यह लाइट एनर्जी को, ठीक है ना, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है और यह हम लोग का एगो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा बोला गया है संपोषी व्यतिकरण के 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। देखिए हम आप लोगों से इतना मोहब्बत करते हैं बाबू लोग ना, हम आप लोगों से इतना चाहते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन में कै गो बोला है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है 2 गो, लेकिन हम कै गो कराए हैं, हम कै गो लाए हैं आप लोग देख लीजिए। हम 2 गो भी ला सकते थे, हम 2 को भी ला सकते थे, लेकिन देख लीजिए 5 को लाए हैं। हम 5 को इसलिए लाए हैं कि कहीं आप लोग एग्जाम में भूल गए एगो 2 गो, तो 5 को है ना, 2 गो तो लिखा ही जाएगा। यहाँ देखिए जब 2 तरंगे किसी माध्यम के एक बिंदु पर समान कला में मिलती है तो बिंदु दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है और इस घटना को संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा कि 2 तरंगे यदि मान लीजिए किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाएंगी, इस घटना को संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि हम किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि हम गांव के तो हम हेबे कैले नहीं, मान लीजिए कि हम गांव में खेत कोड़तनी, मान लो कि हमारा आलू बोए के हम खेत कोड़तनी, अकेले 1 कट्ठा खेत कोड़तनी। अब वही में हमारे एगो भाई साथे आजी तो हमारा का काम में हेल्प मिली और हम काम जल्दी जल्दी करम, हमारा और लगी ना, अब काम करे मन लगी। अब अकेले चलब तो अब अकेले खेत कोड़ब तो काम लगी ना, लेकिन अब वह खेत कोड़ा तो 3-4 गो आदमी मिल जहन कर लगियन हेल्प, तो वो काम जल्दी होई एकदम और जुनून से होई, बुझा गई। उहे एजा कहल जाता कि तो लोग के मतलब जौन 2 गो तरंग बा ना, एगो समान कला में चलत हुए जौन बिंदु पे मिली तो वो बिंदु पे जब मिली तो क्या करी उस प्रभाव के बढ़ा दी। देखिए मान लो कि 2 गो नदी बा, 2 गो नदी बा, दोनों के रास्ता अलग अलग बा, और जब दोनों एक पॉइंट पे मिली तो वही बाबू स्पीड ऐसा रही कि केहू टिक ना सकेला, वही यहाँ पर है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके कुछ उपयोग हैं, कुछ इसके कहानियाँ है। देखिएगा कि बोला गया कि जो परिणामी तीव्रता होता है, जो रिजल्टेंट होता है, दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट मिल रहा है तो जितना पहले देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वही पॉइंट जंक्शन है, ठीक है ना, यहाँ से हमारा मान लीजिए कि 2 एम्पियर का धारा मतलब 2 एम्पियर का धारा आ रहा है और यहाँ से हमारा 3 एम्पियर का धारा आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल कितना धारा होना चाहिए आप ही बताएंगे कि यहाँ से चल रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर, तो हई जंक्शन पे मिल रहा है, तो हई जंक्शन पर टोटल धारा कितना होना चाहिए, कहेगा 5 एम्पियर। वही तो है यार, वही यहाँ पर समझाया गया है कि जब आप लोग का दोनों तरंग एक बिंदु पे मिलेगा ना, तो जो हम लोग का परिणामी होगा, जो हम लोग का परिणामी आएगा ना, जो ही 5 एम्पियर आया है परिणामी जो हम लोग का आया है, यह एकर और एकर योग के बराबर होगा। वही लिखा गया है यहाँ। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत का एक वणी होना चाहिए। देखिए जब हम लोग का संपोषी होगा ना, तो इसमें प्रकाश एक कलर का ही होना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग नहीं, एक कलर का होना चाहिए। तरंगे समान आवृत्ति की होनी चाहिए, एकदम समान फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी समान मतलब कि उसका एक कलर होना चाहिए। तरंगों की दिशा भी समान होनी चाहिए, ठीक है ना, तरंगों की दिशा एक के दिशा में। अब ना कि मेरे प्यारे साथियों मालूम चला नो कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई सामान है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई मान लीजिए सामान है, हम इसको ठेल के इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, हम मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है, हम इसको ठेल के इधर से इधर लेके जा रहे हैं। यदि कोई आया तो उसको भी हमारे दिशा में ही बॉल लगाना होगा, समझ गए ना, हमारे दिशा में बॉल लगाना होगा। ई ना कि हम हेने बॉल लगा होता नहीं, होने से बॉल लगावे लगा, अल्लाह हो गई खेला यही में। ई ना हम हेने से बॉल लगा होता नहीं, तो कोई आई तो वो एनिए से बॉल लगावे के चाहिए, एक के दिशा में, बुझा गई ना, तब ई होगा संपोषी। अब यहाँ देखिए दोनों तरंगे का आयाम भी समान हो जाए, मतलब आयाम आवृत्ति कलर याद रखिएगा, आयाम आवृत्ति कलर रंग रूप, ठीक है ना, काला मोटा, ठीक है ना, सब ये आप लोग
रंग रूप सब सेम होगा, याद रखिएगा रंग रूप जितना होगा ना, रंग रूप जितना होगा याद रखिएगा सब सेम होगा इसका। अब यहाँ से देखिए सारा चीज़ लिख दिए हैं, बस आप लोग का PDF नोट्स के लिए जाना है एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आप लोग का सारा PDF अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ आगे चलते देखिएगा, बोला गया है यहाँ पर कि नेत्र की समायोजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को, अर्थात फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। यानी बोला गया नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, उसे हम लोग नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। क्षमता मतलब होता है कैपेसिटी। देखिएगा जैसे हम बोलते हैं पढ़ाने का जो कैपेसिटी है वो 12 घंटा है, ठीक है। यानी हम अपनी एनर्जी को समायोजित किए हैं, ठीक है ना, यानी हम अपनी एनर्जी को पहचानते हैं, ठीक है ना, कि नहीं हम इतना काम कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर है कि यदि कोई लेंस है ना तो वह क्या करेगा कि अपनी फोकस दूरी को एकदम क्या करेगा, समायोजित करेगा, समझ गए ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र का समायोजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु हम लोग का अनंत होता है। ऐसा देखिएगा, ऐसे आप लोग मोबाइल का कैमरा होगा ना, मोबाइल के कैमरा के सामने हाथ लेके जाइएगा, ठीक है ना, कुछ दूरी के पास, कुछ दूरी के मतलब ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे तो फोकस कम कर देगा, फोकस नहीं करेगा, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एगो यहाँ पर मोबाइल है, ठीक है ना, मेरे पास आप लोग यह मोबाइल देख रहे हैं, मेरे पास एगो मोबाइल है, मोबाइल के कैमरा का फोकस करने का एगो मिनिमम डिस्टेंस है। यदि हम ज़्यादा यहाँ हाथ कर देंगे ना तो इससे पूरा फोकस नहीं करेगा, धुंधला दिखाई देगा, समझ गए ना। कम से कम एगो फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, समझ गए, तब यह फोकस करेगा, ऐसे फोकस नहीं करेगा, वही होता है मिनिमम डिस्टेंस। अब यहाँ से आगे चलते हैं बाबू लोग, यहाँ बोला गया बायो सावर्त नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए बायो सावर्त नियम क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वो चालक धारावाही तार हो गया, यहाँ से हम लोग को यहाँ पर निकालना, यह दूरी R हो गया, ठीक है। अब यहाँ में हम लोग का इसमें धारा I जा रहा है, ठीक है ना, और इसका जो चालक तार का जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं कि L है, समझ गए, और यहाँ पर R दूरी पर हम लोग को निकालना है। तो जो बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बाबू, यह हम लोग के धारा के समानुपाती होता है। ओकर बाद जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बाबू, इसमें क्या होता है कि इसके लंबाई के, ठीक है ना, लंबाई के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसमें जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो थीटा बनेगा ना, ये थीटा में साइन के साथ क्या होगा, समानुपाती होगा। ओकर बाद यह बताया गया कि जो हम लोग का B होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये जो मतलब जितना दूरी पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जितना दूरी पे हम लोग निकाल रहे हैं, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस सब को मिला देंगे ना, इस सब को यदि हम मिला देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा I डेल्टा L हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा R²। यहाँ से हमारा B हो गया, समानुपाती हटेगा तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बाटा में 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I डेल L और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाटा में हो गया R²। यही तो बायो सावर्त नियम है। कौन ज़्यादा मतलब हार्ड है। यहाँ देखिए आगे चलते हैं, सब हो गया। यहाँ से देखिएगा बोला गया है कि विद्युत अनुनाद को समझाइए। अनुनाद देखिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। अनुनाद मतलब क्या होता है, मैक्सिमम चीज़, याद रखिएगा मैक्सिमम चीज़ जो होता है वही अनुनाद होता है। देखिए बोला गया है कि किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम मान की घटना को अनुनाद कहते हैं। देखिएगा अनुनाद मतलब आप लोग देखे होंगे कि यह कलम है, ठीक है ना, कलम, यह इसका सहने का एक मैक्सिमम लिमिट है। क्या है, मैक्सिमम लिमिट है कि हम इतना कस के मारेंगे ना तो यह कलम सह जाएगा, लेकिन पूरा मतलब ओकरा से ज़्यादा कस के मारेंगे तो यह क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो वह मैक्सिमम वैल्यू जो यह सहन कर सके, समझ गए ना, वह मैक्सिमम वैल्यू जो वह सहन कर सके। तो यह घटना, याद रखिएगा, वह बल नहीं होता है, जितना बल यह सहन करेगा वह बल नहीं, यह घटना, प्रोसेस, समझ गए ना, प्रोसेस कहलाता है अनुनाद, ठीक है ना, कि यह मैक्सिमम जितना सह लेगा, यह प्रोसेस जो होता है ना अनुनाद कहलाता है। कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा का अनुनादी शिखर मान प्राप्त होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं। दोनों आप लोगों का क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया नंद गेट का एग्जाम्पल बता, देखिए यहाँ बोला गया है कि नंद गेट को समझाइए। नंद गेट जो होता है देखिए हम लोग का ऐसे होता है, दोनों सेम रहेगा, यहाँ से ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, ये हमारा हो गया नंद गेट। नंद गेट में याद रखिएगा कि ये वाला जो है ना बाबू, ये वाला आपका एकदम कर रहेगा, एकदम मतलब सेम रहेगा। आप लोग ऐसे कर्व मत बना दीजिएगा, समझे ना, ये वाला गलत हो जाएगा। एकदम ये सोज होता है ये वाला, ठीक है ना, ये सोज रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, ये हमारा नंद गेट है। तो ये आपका हम बताए थे ना एग्जाम्पल कि इसमें आप लोग का जो स्विच होता है मेरे प्यारे, देखिएगा
हम लोग 0 0 करेंगे तो 0 होगा, ठीक है ना, 0 और देखिए 1 0 करेंगे ना तो भी हमारा 0 होगा। देखिए इसमें जो आप लोग का होता है ना स्विच हम लोग का श्रेणी क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम समझिए। जैसे हम लोग का यहाँ पर एगो बल्ब हो गया, समझ ना, यहाँ पर एगो बल्ब हो गया, यहाँ पर हमारा एगो बैटरी है, ठीक है ना, एगो बैटरी है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग कर दिए, यहाँ पर 2 को कटआउट कर दिए, ठीक है ना, 2 को हम कटआउट कर दिए हैं, 2 को कटआउट कर दिए हैं, मतलब 2 को स्विच लगा दिए हैं। जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक बल्ब हमारा नहीं जलेगा, दोनों स्विच को ऑन होना जरूरी है। देखिएगा 0, देखिए स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, लेकिन पूछा है उल्टा, बार मतलब होता है उल्टा, 0 0 स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा यानी 0, ठीक है ना, बल्ब नहीं जलेगा 0, लेकिन 0 का है पूछा है उल्टा तो 1 लिख देंगे। देखिएगा 1 0 स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा, दोनों देखिए दोनों स्विच ऑन होगा तभी बल्ब जलेगा, तो एगो स्विच ऑफ है ना बल्ब नहीं जलेगा, कितना आएगा 0, लेकिन 0 का पूछा है उल्टा तो 1 लगा देंगे। देखिए एगो स्विच ऑफ है, जलेगा नहीं जलेगा 0, 0 का उल्टा 1 हो गया। देखिए 1 1 मतलब क्या कि दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा 1 होगा, लेकिन पूछा है बार मतलब उल्टा तो 1 का उल्टा लगा देंगे 0। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आवृत्ति मोडुलन को समझाइए। आवृत्ति मोडुलन जो होता है ना एक ऐसा मोडुलन, इसमें वाहक तरंग की आवृत्ति को मोडुलन संकेत के तत्कालिक आयाम के अनुसार बदल देते हैं इस चरण में, ठीक है ना, इसमें चरणों में जो आयाम होता है वो स्थिर रहता है। और आवृत्ति मोडुलन का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे कि दूरसंचार, रेडियो प्रसारण, ठीक है ना, हम लोग इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, समझ गए ना। तो ये सब आप लोग जो देखते हैं ना आवृत्ति मोडुलन, ठीक है ना, फिर आप लोग का मोडुलन, बी मोडुलेशन, ठीक है ना, मोडुलित तरंग आप लोग, ठीक है ना, हम इस सबको देख नहीं सकते। जैसे आप लोग का रेडियो हो गया, ठीक है ना, चाहे आप लोग किसी कहीं दूर हम लोग का संदेश भेजना है टीवी पे, रेडियो पे, ठीक है ना, चाहे कोई और छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ना, तो इस सब में हम लोग क्या करते हैं अच्छे से हम लोग भेजते हैं। अब यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन का जो होता है ना शोर को कम करने के लिए, मतलब शोरगुल मतलब हल्ला को कम करने के लिए करते हैं। फिर रेडियो रिस्पेशन की गुणता सुधारने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि कोनो रेडियो है, ठीक है ना, उसमें साउंड बढ़िया नहीं आ रहा है, खचा 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 नहीं आता है, आप लोग चालू करते हैं तो उसमें अच्छा क्वालिटी का साउंड आने के लिए हम लोग उसमें करते हैं। अब यहाँ देखिए आवृत्ति मॉडुलन में वाहक तरंग का जो आवृत्ति होता है ना इसका संशोधन से छोटी दूरी वाले डेटा या सूचना भेजने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना, मतलब ये छोटी छोटी मतलब जो होता है ना इन्फॉर्मेशन उसको भेजने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे देखिएगा हम लोग का जो टेम्पू हो गया, चाहे हम लोग का गांव में छोटा छोटा गाड़ी हो गया, ये छोटे छोटे सामानों को ढोता है, हम लोग का मोटरसाइकिल हो गया छोटे छोटे सामानों को ढोएगा। और ट्रक हो गया, बुलडोजर हो गया, बस हो गया, समझ गए ना, चाहे आप लोग का और कोनो बड़का बड़का हो गया, ठीक है ना, तो वो बड़े सामान को लेके जाएगा, लेकिन छोटे छोटे को लेके जाता है, ठीक है ना, सिंपल चीज़। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए बोला गया है किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय सुई द्वारा, ठीक है ना, क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं। एक लाइन में आंसर खत्म, ठीक है ना, एक लाइन में खत्म कि चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसे आभासी नमन कोण हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि बूस्टर का नियम लिखिए। बूस्टर का जो नियम होता है ना वह आप लोग का यहाँ से होता है बाबू लोग, म्यू बराबर tan IP हम लोग का होता है, एक के याद रखिएगा, ठीक है ना, म्यू बराबर हम लोग का क्या होता है, म्यू बराबर tan IP होता है, एक के आप लोग यहाँ से याद रखें। देखिए बोला गया है कि प्रकाश को अधिकतम ध्रुवित करने के लिए प्रकाश किरण को पारदर्शी माध्यम की सतह पर इस तरह से गिराना होता है कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के जो बीच होता है ना 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टर का नियम कहते हैं। सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रकाश को अधिक से अधिक ध्रुवित करना है, समझ गए ना। यानी देखिएगा हम सोचते हैं कि जो मेरा शेर नीचे जो मेरा प्यारा भाई बहन यहाँ क्लास देख रहा है, हम इन सबको ऐसा पढ़ा दें कि ससुरा सब टॉपर बन जाए, ठीक है ना। आप लोग भी हंस रहे होंगे कि सर क्या बात बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम भी यही सोचते हैं कि आप लोग को ऐसा हम पढ़ा दें ना, 3-4 महीना बचा हुआ है, हम भी आप लोग को ऐसा पढ़ा दें कि आप लोग टॉप 10 में पहुंच जाएं। कहेगा हाँ सर पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर
टॉपर, यदि हम लोग टॉप 10 में चले जाएंगे ना, आप हमको जितना पढ़ाइए हम उतना पढ़ेंगे, लेकिन हमको टॉप 10 में जाना है। तो वही बाबू यहाँ पर होता है, समझ गए ना, कि प्रकाश को अधिकतम ध्रुवित करना है, मैक्सिमम क्या करना है, पोलराइजेशन करना है। और इसको करने के लिए क्या करेंगे कि प्रकाश की किरणों को पारदर्शी माध्यम पे मतलब ऐसे एंगल पर गिराएंगे कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उससे हम लोग बूस्टर का नियम कहते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बोला गया है कि अर्धचालक से आप लोग क्या समझते हैं? जो नाम कम लाइन मारे, समझ गए ना, जो नाम कम लाइन मारे, जो नाम ज्यादा लाइन मारेगा चालक, जो नाम कम लाइन मारेगा अर्धचालक, जो नाम लाइन नहीं मारेगा कुचालक। बस खत्म, ठीक है ना। यानी चालक और कुचालक, ठीक है ना, चालक और कुचालक के बीच में जो होता है उसे कहते हैं अर्धचालक। समझ गए, सिंपल सा। यहाँ से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाइए। समझाना कुछ नहीं है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, याद रखिएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष को हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह इसका ब्राइटनेस कम होता है। समझे ना, ब्राइटनेस कम होता है जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता। अब कहेगा सर आखिर इंद्रधनुष है ना, ब्राइटनेस कम काहे हो जाला? ब्राइटनेस कम ऐसे हो जाला ना कि हम क्या बताइए। एकरा में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाला, मतलब 2 बार TIR हो जाला, बुझा गईल। जब 2 बार TIR हुई तो अगर ब्राइटनेस क्या हो जाए, कम हो जाए, बुझा गईल। अब वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा कि जब पृथ्वी के समानांतर चलने वाली किरण जल की बूंदों पर केंद्र के नीचे आपतित होती है तो किरणों का 2 बार देखिए 2 बार जो अपवर्तन होता है ना, ये कॉमन है, सब में होगा। मतलब देखिए इंद्रधनुष बनने के लिए जरूरी है कि 2 बार अपवर्तन होगा, कौनो इंद्रधनुष हो, ठीक है ना, कौनो इंद्रधनुष हो 2 बार अपवर्तन होगा ही होगा। लेकिन एकरा में क्या होता है, द्वितीयक में कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब 2 बार TIR हो जाएगा। 2 बार TIR होने से क्या होगा ना कि ऊपर ब्राइटनेस से कम हो जाएगा। समझ गए, क्या होगा, ब्राइटनेस से एकदम क्या हो जाएगा, एकदम फीका हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, यही होता है। अब इसमें ब्राइटनेस कम होने के साथ साथ एक और ही दिक्कत होता है कि जो प्राथमिक बनता है ना, उसमें लाल ऊपर रहता है, अब बैगनी रहेगा नीचे। लेकिन एकरा में कहानी उल्टा है, लाल हो जाएगा नीचे, बैगनी हो जाएगा ऊपर है। तो यह बहुत रेयर केस में आप लोगों का दिखाई देता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक। याद रखिएगा, द्वितीयक मतलब 2 बार TIR, बस 2 बार अपवर्तन तो फिक्स है, सब में होगा, चाहे वो प्राथमिक हो गए चाहे द्वितीयक हो गए, बुझा गया ना। याद रखिएगा कि इंद्रधनुष हमनी को कौन हो के, प्राथमिक चाहे द्वितीय, हमनी के 2 बार तो मतलब अपवर्तन होगा ही होगा। लेकिन जो द्वितीयक होता है ना, इसमें 2 बार हमनी के TIR होगा, बस यह याद रखिएगा। और यह फीका होता है, ठीक है ना, यह याद रखिएगा, रंग में फीका होता है, चमकीला नहीं होता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बीटा किरणें का 2 उपयोग आप लोगों को लिखना है, समझ गए ना। देखिएगा आप लोगों के एग्जाम में अल्फा बीटा गामा 3 गो आएगा, ठीक है ना, तीनों का आप लोगों से पूछेगा, प्रॉपर्टीज, गुण, ठीक है ना, उपयोग, सब पूछेगा, याद रखिएगा। जैसे देखिएगा किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, ठीक है ना, चाहे, ठीक है ना, चाहे किसी चीज़ को मान लीजिए कि हमको बहुत सारा चीज़ करना होता है, ठीक है, किसी को छेदना है, बेधना है, समझ गए ना, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को हल्का सा कैंसर हो जाता है ना, चाहे किसी को कैंसर होता है ना, तो हम लोग गामा रे और बीटा किरण का उपयोग करके क्या करते हैं कि उसमें जो उसका बैक्टीरिया होता है ना, उसको मार देते हैं, ठीक है ना। तो यह उसका इलाज इसी से होता है, समझ गए ना। कैंसर का जो इलाज होता है ना, उसमें बीटा किरण का और कभी कभी गामा किरण का भी यूज होता है, समझ गए ना, क्योंकि वो उसके बैक्टीरिया क्या करता है, मार के मुआ देता है। अब यहाँ देखिएगा बीटा किरण का उपयोग हम लोग समझते हैं। बीटा किरण जो होता है ना, यह ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसमें एनर्जी करता है रिलीज, समझ गए ना, क्या करता है, एनर्जी करता है रिलीज। अब यहाँ देखिए बीटा किरणें जो होता है ना, प्रकाश की गति से चलता है, ठीक है ना। बीटा जो रे होता है ना, यह निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड से चलेगा, समझ गए ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड चलेगा। बीटा किरणें में ऋणात्मक आवेश होता है। भाई हम अभी बोले हैं कि बीटा किरणें जो होता है ना, यह ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बोले हैं, ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित, घुमा के लिखना है। देखिए बीटा किरणें की वेधन क्षमता अल्फा किरणों से ज़्यादा होती है, लगभग 300 गुना, ठीक है ना, लगभग 300 गुना ज़्यादा होती है, समझ गए। मतलब समझिए कि बीटा किरण 1 मीटर छेदेगी ना, तो 300 मीटर छेद देगा समझ गए। यदि अल्फा किरण 1 मीटर छेदेगा ना, 1 मीटर, इस 300 मीटर छेद देगा, समझ गए। छेदने में बहुत आगे होता है, गामा से, मतलब गामा जितना नहीं होता है, गामा तो बहुत आगे छेद देगा, वो 1000 पार कर देगा, समझ ना। गामा जो होगा, गामा 1000 पार करेगा, लेकिन अल्फा से 300 गुना ज़्यादा होता है ताकतवर। मतलब अल्फा 1 मीटर मारेगा ना, छेदेगा ना, तो यह 300 मीटर तक छेद देगा, यह बहुत ताकतवर होता है। बीटा कण जिस गैस से गुजरता है उसे आयनित करता है। बीटा किरणें जहाँ से गुजरेगा उसे क्या करेगा,
आयनित करेगा। ऐसा देखिएगा, सुनामी जहाँ से गुजरेगा क्या करेगा। अब मान लीजिए कि समुद्र में तूफान आया है, सुनामी आया है, तो सुनामी जिस एरिया से गुजरेगा क्या करेगा, सबको एकदम प्लेन बना देगा। वही बात है यहाँ पर है कि बीटा किरणें जिस गैस से गुजरेगा उससे क्या करेगा, आयनित कर देगा। ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पर आवेश होता है, ठीक है ना। बीटा किरण पर क्या होता है, आवेश होता है, जिसकी वजह से यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाता है। यदि आप लोग भूल गए ना तो बहुत खराब लगेगा, याद रखिएगा। सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना, आप लोग इसको लिखते रहेंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। इन प्रकार क्या होता है कि वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्वों को मिला देंगे तो इन प्रकार बन जाएगा, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों को मिला देंगे तो हमारा इन प्रकार बन जाएगा, ठीक है। चाहे हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ठीक है ना, चाहे कोनो अर्धचालक में हम लोग फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसे अशुद्धियों को मिला देंगे ना तो हमारा एन टाइप हमारा बन जाएगा। और इसमें मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। मुख्य आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ 17 नंबर, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी क्षेत्र द्वारा यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता डिफाइन है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा उस चालक के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को फ्लक्स कहते हैं। यानी आप लोग का फाई बराबर जो होगा ना, फाई बराबर हम लोग का वेक्टर ई और डॉट का यहाँ पर डी ए हम लोग का हो जाएगा। और यहाँ से फाई यदि हम लोग का टूटेगा ना तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा हम लोग का हो जाएगा। यही हम लोग का क्या है, फ्लक्स है। और यह एक अदिश राशि है, मात्र कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग समझ गए। यहाँ से आगे चलते हैं। चुंबकीय विभव की परिभाषा दें। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं तो चालक के पास चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो उसमें विक्षेपित होता है, मतलब विक्षेपण आता है। तो ये चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है, इन्हें चुंबकीय विभव कहते हैं, समझ गए ना। यदि मान लीजिए कि कहने का अर्थ कोनो परिपथ में हम लोग का धारा बह रहा है और हम लोग चुंबकीय सुई को पास ले जाएंगे ना तो उसमें विक्षेप होगा। क्या होगा, विक्षेप होगा। वह विक्षेप जो होगा ना वही होता है चुंबकीय विभव, पोटेंशियल, समझ गए ना। क्या होता है, वही पोटेंशियल होता है। यहाँ से हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं लोग 19 नंबर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है। सबसे पहला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। TIR का मतलब होता है चमकना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। TIR का मतलब होता है चमकना। चमकने का मतलब है कि आपके किसी वस्तु से रे निकल कर डायरेक्ट आँखिया पर लगना चाहिए तब चमकेगा, समझ गए ना। आप लोग शीशा देखते हैं नॉर्मल ना, नहीं चमकता है, लेकिन जब शीशा से रे निकल कर डायरेक्ट आँखिया पर टकराएगा ना तो शीशा चमकीला दिखाई देता है, समझ गए। तो TIR का मतलब होता है कि वस्तु से रे निकल कर बस और कहीं नहीं, डायरेक्ट हमारे आँखों में पड़ना चाहिए तब वह चमकीला दिखाई। इसका मतलब कि हम लोग रहते हैं मतलब वैक्यूम में, मतलब कि हम लोग रहते हैं हवा में, तो यह हमारा हो गया विरल माध्यम। और जो वस्तु हो गया वह हो गया सघन माध्यम। यानी प्रकाश कहाँ से आना चाहिए, सघन से विरल में, ठीक है ना। प्रकाश कहाँ आना चाहिए, सघन से विरल। तो TIR का फर्स्ट कंडीशन कि हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलना चाहिए। उसके बाद आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होगा तबे रे हमारे आंखें तक आएगा, वरना वहीं में घूम घूम के मर जाएगा, समझ गए ना। यदि रे को हमारी आंखों तक पहुंचाना है, ठीक है, तो आपतन कोण का मान हम लोग क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं 20 नंबर। पाश्चन श्रेणी से क्या समझते हैं। पाश्चन कोना में आता है, तो जरा याद करिए तो पाश्चन कोना में आता है, याद है कुछ, लाइमन, बामर, ये कौन होता है, बोलिए बोलिए कौन होता है पाश्चन। पाश्चन कौन नंबर पर आता है, जल्दी से बोलिए। एगो आप लोग का आता है लाइमन, एगो आता है बामर, और बाद पाषण कौन नंबर पर आता है, कहेगा सर पाषण 3 नंबर पर आता है। मतलब कि जितना ऊपर से है, जितना ऊपर से गिरेगा, यदि सब तीसरी कक्षा में आकर रुकेगा उसे कहेंगे पाश्चन श्रेणी, समझ गए ना। यानी समझिए आप लोग कहावत सुने हैं ना कि आसमान से गिरा तो खजूर पे लटका, वही हाल है, ठीक है। आसमान से गिरेगा और तिसारका श्रेणी पर रुक जाएगा, उसी पर टंगा जाएगा, उसको बोलेंगे पाश्चन श्रेणी। अब वही लिखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से मतलब आसमान से गिरेगा, ठीक है ना, आसमान से मतलब 4 5 6 7 8 9 10 आसमान से गिरेगा और वह निम्न कक्षा मतलब n बराबर 3 पर क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग कहेंगे पाश्चन श्रेणी, ठीक है ना। क्या कहेंगे बाबू लोग, उसे कहेंगे बाबू पाश्चन श्रेणी हम लोग कहते हैं। खत्म हो गया। तो आज के क्लास में आप लोग को यहाँ से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो आप लोग को पूरी तरह से एकदम
देसी स्टाइल में आप लोग अपने सिंपल भाषा में याद करवाए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू लोग, ठीक है ना, कि 20 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि आप लोग देखिएगा, आप लोग खुद से देखिएगा कि 20 क्वेश्चन को आप लोग याद करने के लिए रट्टा मारते हैं, आप लोग कई घंटा रट्टा मारते हैं, लिखते हैं, का करते हैं, फिर भी आप लोगों से याद नहीं होता है ना। लेकिन आप लोगों को इस आधा घंटा के क्लास में आप लोगों से 20 क्वेश्चन याद करवा दिए। मतलब एक क्वेश्चन के लिए कितना समय लिए हैं? 1.5 मिनट, यही ना लिए हैं। 1.5 मिनट भी मतलब कह सकते हैं 1.5 मिनट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के लिए हम लिए हैं 1.5 मिनट, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन को याद कराने की गारंटी 1.5 मिनट में है। बताइएगा, आप लोग के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा और क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को मतलब ऑन जरूर कर लीजिएगा कि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग पास जाता रहे और आप लोग टाइम टू टाइम क्लास को देखते रहिए। बाकी क्लास कैसा लगा रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।